मजा आएगा। पानी लेके आओ ना। श्योर बेबी। अरे क्या कर रहे हो? रिचा तुम अंदर जाओ। रिचा तुम अंदर जाओ। रिचा तुम अंदर जाओ। अरे छोड़ो। रिचा अंदर। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कुछ गारंटी नहीं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुबह घर से निकला हुआ आदमी शाम को घर आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन कई बार इंसान ये खतरा खुद पैदा कर लेता है। जितना बोला था उतना दे रहा हूँ। अब बस लड़की भी ऐसी भेजना, तबीयत खुश हो जाए। देखिए, अगर आपको रेटिंग देनी है ना तो 5+ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लड़की आपके रूम पे पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फोन जरूर कीजिएगा। रिचा तुम इतना याद क्यों आती हो? क्या हुआ? ये याशा है, मैंने बताया था ना, वो राजस्थान में मेरी नेबर सरलांटी की बेटी, बिल्कुल मेरी ना छोटी सिस्टर की जैसी है। आज ही बॉम्बे आई और मेरे साथ ही रहेगी। यशा, काफी अच्छा नाम है, पर पहले कभी सुना नहीं। ओ बाय द वे, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। यशा, ये मेरे फ्रेंड है गुड्डू। पता है यशा ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। ओ रियली? एक काम करते हैं, आज तुम रेस्ट कर लो, लेकिन हाँ कल से हम तुम्हें पूरा मुंबई घुमाएंगे। ओके? गुड्डू, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, प्लीज अंदर चलो। अरे बोल तो सही क्या है? अरे ये लीजिए ना, ये लीजिए। अरे ये तो बस, लिया ही नहीं बस, आपने। बस, बस। हाँ हाँ, तूने लिया बेटा? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे बहू, सब लोग इधर बैठे हैं, ये रितेश कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। नाश्ते के लिए फोन लगाया, फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। वाह, माँ का आइडियल बेटा सुबह से गायब है, बिना किसी को बताए, और फोन भी स्विच ऑफ है। मंदिर गया होगा ना, इसलिए बंद रखा होगा। वो तुम्हारे जैसे वो फिल्मी गाने बजाकर पूजा नहीं करता, समझे? माँ, पूजा करने में कितना टाइम लगता है? 9:30 बज चुके हैं, अब तक उनका अता पता ही नहीं है। अरे भाभी बाहर कहीं किसी काम से गए होंगे, आप फालतू परेशान हो रही हैं। डोंट वरी, आ जाएंगे। लो, उसी का फोन है, बहुत लंबी उम्र है। अरे रितेश बेटा। हेलो, क्या? लड़की की बॉडी है सर, मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। हो सकता है कि मौका वारदात पर ही मौत हो गई हो। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, अचानक पीछे से चिकनी चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भाग के यहाँ देखने आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब तक मैं यहाँ आता ये लड़की मर चुकी थी सर। और हाँ सर, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से तेजी से उधर गई। मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर देखा? इतना तो नहीं देख पाया सर, पर हाँ एक ब्लैक कलर के SUV कार थी वो।
और किसी ने कुछ देखा था? हाँ सर, सर ये दुकान मेरी है। सुबह सुबह एक लड़का पानी की बोतल लेने आया था, वो पानी लेके चला गया तो मैं अपने काम में लग गया। फिर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मैंने देखा कि 2 आदमी उस लड़के को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। और हाँ सर, उनके साथ एक लड़की और भी थी जो गाड़ी में बैठकर चली गई। मतलब लड़के को किडनैप किया गया था? सर देखने में तो ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। वो सीसीटीवी है? जी जी सर। सिरके, सवेरे का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। ठीक है सर। इस लड़की को जानते हो? देखा था कभी? सर नाम और एड्रेस तो नहीं पता, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही कहीं रहती है और आते जाते मेरे दुकान से दूध लेके जाती है। काळे, याचा फोटो घ्या आणि आसपास चौकशी कर। सर बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। तो चाय पीते। चाय दो। शक्कर कम देना, मेरी ज्यादा। सब वो बड़े साहब से मेरे को बात करनी है। क्या बात है मुझे बोलिए ना। करणे, सर ये तुम्हाला भेटणार आहे। पाठव ना माझ्याकडे। सर आराम से क्या हुआ? सर वो मेरे बेटे रितेश का किडनैप हो गया है। तो आपका कहना है कि आपका बेटा सुबह 6 बजे घर से बाहर गया था, उसके बाद में 9:30 बजे उसी के मोबाइल से आपको रैंसम कॉल आया। क्या डिमांड थी किडनैपर की? सर वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। ये तुम्हारा बेटा रितेश हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी कॉल से पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करके रखो। जल्दी ही फोन करूंगी। मतलब सर किडनैपर लड़की है? नंबर पे फोन करो शिरके। फोन बंद है सर। फोटो है उसकी? जी सर। सर आपके लड़के का किसी के साथ झगड़ा था पर्सनल लाइफ में या काम के सिलसिले में? तो काम तो वो हमारे साथ ही करता था, मतलब मेरे दोनों बेटों की तरह कपड़े का ही व्यापार करता है वो मेरे साथ में, लेकिन बहुत ही सीधा साधा है वो, पूजा पाठ करने वाला। सीधा काम पे जाता है, काम से छूट के सीधा घर पे आता है। किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है उसके? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सर पॉसिबल ही नहीं है। वो तो इतना शाही लड़का है कि उसकी बीवी की फ्रेंड्स आती है ना तो कमरे में छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी से। फोटो है उसकी? जी सर। सर करणे, सगळे डिटेल्स घ्या इनसे, सब डिटेल्स दे दो उनके पास। आइए। ये पूरे फैमिली के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। हाँ साहब, ये तो रीचा मैडम है। इसी बिल्डिंग में गुरदीप साहब के फ्लैट नंबर 403 में भाड़े पे रहती है। रीचा को तुमने आखिरी बार कब देखा? आज सुबह ही देखा था साहब। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है? ये है ना साहब। क्यों उठाया हमको? उन्होंने रीचा दीदी को क्यों मारा? मुझे लगता है कि रीचा ने जिनसे दुश्मनी मोड़ ली है ना, ये उसी के लोग हैं। क्या? रीचा दीदी ने ऐसा क्या किया कि उनके लोग इतने दुश्मन बन गए? रीचा जब 1 साल पहले मुंबई आई थी तब उसे एस्कॉर्ट बिजनेस से बहुत सारे ऑफर्स आए थे और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी, और वो इजी बनी ने बिलीव नहीं करती थी। इसलिए अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो अपने बलबूते पे आ गई और बहुत सारा कमाने भी लगी थी। इसलिए स्ट्रीट शॉपिंग छोड़ के महंगे कपड़े पहनने लगी, महंगी ज्वेलरीज खरीदने लगी और वो लोखंड वाला में शिफ्ट हो गई। ये बात मैं जानती हूँ। उनकी तरक्की देखकर ही मम्मी पापा ने मुझे उनके पास भेजा था, लेकिन वो ऐसा क्या काम करती हैं कि लोग उनके इतने दुश्मन हो गए?
ये तो सिस्टर निकली, कैसे बल्लम पट्टी कर रही है। ये ले, फोन लगा। अब मैं फोन नहीं करने वाली। नहीं करेगी? कल सुबह तक रितेश के चारों सेविंग अकाउंट में 12.5 लाख मतलब 50 लाख जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना रितेश जिंदा नहीं बचेगा। पता नहीं कौन लड़की है मेरे रितेश के पीछे पड़ गई है। वीडियो आया है। ए, पागल है क्या? वो जो भी मांग रही है, जितना भी मांग रही है उसे दे दीजिए। मेरे रितेश को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ कहाँ से दे दो, उतना पैसा है हमारे पास। हाँ, अगर बाबूजी अगर कंपनी बेचना चाहे तो। चुप कर, कंपनी बेचकर मेरे को मालूम है तू और करसन भाई मिलके मेरी कंपनी में खोना चाहते हो। अरे माँ बाप की तो पड़ी नहीं है तुझे, अपने ससुर की पड़ी है। अरे जा घर जमाई। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे आपकी तरह झूठ बोल के कम से कम लोगों से कर्जा तो नहीं चढ़वा रहा ना कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी बाबूजी कंपनी किस काम की है, बेच दीजिए ना, रितेश बच तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कंपनी बेचना है ना तो मेरे मरने का इंतजार कर। जब तक बात भी नहीं लेना, पहले मेरे रितेश को बचा लो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को बताया रितेश को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबूजी, मम्मी सही कह रही है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम रीचा धारीवाल है। लोखंडवाला के स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी में वो गुरदीप नाम के आदमी के फ्लैट में अकेले रहती थी। सर, गुरदीप ने बताया कि रीचा की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और वो रेंट भी टाइम पे दिया करती थी। सर, गुरदीप के पास फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे हमने दरवाजा खोलकर चेक किया। सर, कबर्ड में काफी सारी कैश मिली और सर हाँ सर, एक सूटकेस भी मिला जिसमें इस लड़की यशा राणा का आईडी मिला। और सर, जब मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें ये लड़के और रीचा सुबह बिल्डिंग से निकल रहे थे। यशा राणा, एड्रेस राजस्थान का है श्रीगिर। क्या ये लड़की रीचा के साथ रहती थी? सर शायद। सर, रीचा के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिली है। जुहू पुलिस स्टेशन में रीचा के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। किसने कंप्लेंट की थी? सर, डिटेल्स पता नहीं है, फ्रॉड का केस था। जुहू पुलिस स्टेशन से फाइल आने वाली है, आते ही पता चल जाएगा। काले रीचा सा फ्लैट पुणे में चेक करा, शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर, ये उस दुकान की फुटेज है जिसके सामने मर्डर और किडनैपिंग हुई थी। ये रितेश का जैसा ना दिखता। हाँ सर, ये तो रितेश ही है, लेकिन सर ये नहीं दिख रहा है कि किडनैपर कहाँ से आया और कैसे आया। सर, यही वो लड़की है यशा राणा। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में इसको ही देखा था। सर, इस लड़की को देखकर लग रहा है ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। हाँ, शिरके का ऐसा तो नहीं इस केस में ये यशा ही शामिल हो, या तो ये लव ट्रायंगल लगता है। देखो, रीचा और रितेश का अफेयर था, वो दोनों गाड़ी में सामने भी बैठे थे। रीचा ने किडनैपर के साथ फाइट भी की, लेकिन यशा, उसने बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं लिया। वो चुपचाप किडनैपर के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई। सर, अगर ये यशा रीचा को रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर भी रही है तो फिर वो रैंसम के लिए कॉल क्यों कर रही है? वो नहीं बता सकता। हो सकता है खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यशा और रितेश दोनों शामिल, या फिर मर्डर और किडनैपिंग की वजह दूसरी कुछ भी हो सकती है। तुमने रितेश के कॉल डिटेल्स चेक किए? हाँ सर, डिटेल्स तो चेक की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सर। लेकिन उसके ऑफिस से एक पर्सनल लैपटॉप मिला है सर, मैंने उसे टेक्निकल टीम को भेज दिया है, हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिले। वैसे सर, इस मामले में मैंने उसके ऑफिस में पूछताछ भी की है। ऑफिस वालों का कहना है कि कमलेश भाई का बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव और कमलेश, इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सर, राजीव ये चाहता था कि कमलेश अपनी कंपनी अपने ससुर करसन भाई ठक्कर को बेच दे। यानी उनकी फैमिली वालों के पास भी मोटिव था। एक काम करो शिरके, इन पे नजर रखो, सारी डिटेल्स निकालो इनकी। इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है,
हो सकता है आगे कहीं सीसीटीवी हो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दिखेगा। ठीक है सर। काले सर भाई बात को समझो नहीं, मैं पहली बार थोड़ी आपसे पैसा ले रहा हूँ। जरूरत पड़ती है मैं आप ही से पैसा लेता हूँ ना, और मैंने टाइम पे पैसा आपको वापस भी किया है। भाऊ मैं जानता हूँ आपको पैसे देने, बाबूजी कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आपको दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरा बेटा रितेश है ना, उसका किडनैप हो गया है, अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपका पैसा तो आपको मिल ही जावे ना। सर, साइबर टीम ने रितेश के लैपटॉप का डेटा रिकवर कर लिया। ये देखिए सर क्या मिला है। सर इस रितेश ने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे और डेटिंग साइट पे फेक अकाउंट बना रखा है, ये गुड्डू एस के नाम से। अच्छा, तो ये है कमलेश शाह के सज्जन बेटे का असली चेहरा। चलो शिरके, शाह साहब के घर पे जाके चाय पीते। तो और एक काम करो, ये गुड्डू एस जितनी भी लड़कियों से मिला है ना, उन सबकी इंक्वायरी करवाओ। मैं कोई रिचा ईशा को नहीं जानती, और ये मेरा रितेश नहीं है, ये तो कोई गुड्डू है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, गुड्डू उसके बचपन का नाम है, आप ही ने तो रखा था। सर ये रितेश ही है। सर जरूर कोई भूल हुई है। हाँ हुई है ना भूल, बिना सोचे समझे रितेश के अकाउंट में जो 50 लाख रुपए डाले हैं वो भूल है। एक मिनट, 50 लाख डाले गए अकाउंट में, इसका मतलब? सर वो किडनैपर्स ने हमसे डिमांड करी थी कि अगर हम रितेश को बचाना चाहते हैं तो उसके चारों अकाउंट में 12.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, तो हमें करना पड़ेगा सर। ये बताया नहीं आप लोगों ने हमें? नहीं बताया, हमें हमारा रितेश सही सलामत वापस चाहिए था। अगर आपको बताते तो वो लोग हमारे रितेश के साथ कुछ कर देते तो। आ गया आपका रितेश घर पे आ गया? नहीं ना? देखो रितेश के साथ अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, हम नहीं। आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हमें? अगर इसके बाद आपने कोऑपरेट नहीं किया ना तो मैं तो क्या तो फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? कुछ भी कर लो, मुझे मेरा रितेश वापस चाहिए, और मैं किसी भी कीमत पे उसे वापस लेकर रहूंगी। डेटिंग ऐप पे इन दोनों की दोस्ती हुई, बाद में इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन रितेश ने रीचा से बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश की दोहरी जिंदगी जीना उसके किडनैपिंग की वजह बन गई हो? अच्छा, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए थे उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिली? अभी तो नहीं सर, लेकिन मैंने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही उन चारों अकाउंट में से किसी से भी पैसा निकाला जाता है वो हमें बता देंगे सर। एक और बात सर, किडनैपिंग में जो कार यूज की गई थी वो शाह फैमिली में से किसी की नहीं थी। अब सर ये हो सकता है कि उस कार को इस रितेश ने रेंट पे ली हो। मतलब गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, वैसे वो गाड़ी आगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, उसके बाद डिसअपीयर हो गई, लेकिन सर उस फुटेज में भी नंबर प्लेट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शिरके, गाड़ी अगर रेंट से ली गई होगी तो कहीं से तो ली होगी। हाँ तो वो पता करो ना शिरके। सर जुहू पुलिस स्टेशन से रीचा की फाइल आ गई है। सर जय सेठ नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। रीचा ने उससे एस्कॉर्ट भेजने के बदले में एडवांस लिया था, और जो नंबर उसने दिया था वो बाद में स्विच ऑफ हो गया। सर जुहू पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की। सर रीचा ने अपने बयान में लिखवाया था कि वो हर क्लाइंट के लिए नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी और पैसे लेकर गायब हो जाती थी। सर ऐसा उसने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कंप्लेंट सिर्फ जयेश ने लिखवाई। इसका मतलब इस केस में तो उसको आराम से बेल मिल गई। शिरके, तुम समझ रहे हो? मतलब एक दोहरी जिंदगी जीने वाले लड़के से एक लड़की का अफेयर हो गया, जो लड़की लोगों को बेवकूफ बनाती थी। उस लड़की का मर्डर हो गया और ये लड़का किडनैप हो गया। इसका मतलब हम समझ रहे थे उतना ये केस आसान नहीं है। क्या दीदी पैसों के लिए लोगों को चीट करती थी? वो सिर्फ उन लोगों को चीट करती थी जो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को चीट करना चाहते थे, और ऐसे धोखेबाज लोगों को धोखा देना कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये सब करने के बाद भी उसने अपने आप को संभाल के रखा था।
दीदी के बारे में आप सब जानते थे, उसके बाद भी आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। क्योंकि मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए कर रही थी। हर एक चीज बता दी थी मुझसे, और ऐसी ईमानदार लड़की को मैं कैसे छोड़ सकता था। रिचा, क्या अपना दुख भर हो जाए, चल तुझे मजे कराते हैं। बाबूजी! माँ! क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? माँ बाबूजी, रितेश के फोन से हेलो। 50 लाख लेके सिग्मा मॉल पहुंचो और पैसे लेकर तू आई, समझी? मैं 2 घंटे में वापस कॉल करूंगी। जल्दी दे बेटा। बाबूजी, माँ, मेरे पास जो भी कहना है, जो भी पैसा दे दीजिए, रितेश को बचा लीजिए। हमें बहू को 2 घंटे के अंदर सिग्मा मॉल 50 लाख लेके बेचना ही होगा, नहीं तो ना जाने वो लोग रितेश के साथ क्या करेंगे। क्या रितेश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकल गए? हाँ सर, बैंक के सेंट्रल ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि बैंड्रा से बोरीवली तक 10-12 जितने भी एटीएम है, चारों अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए। हाँ शिंदे। सर, रितेश की वाइफ और उसका भाई गाड़ी लेके निकल चुके हैं। सर, उनके पास एक बैग भी है। सर, मुझे लगता है कि वो किडनैपर को पैसा देने जा रहे हैं। शिंदे, किडनैपर बचना नहीं चाहिए, एक सेकंड के लिए नजर नहीं हटाना उससे। हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। शिरके, उनको किडनैपर का फोन आया था, पिछली बार की तरह उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक काम करो शिरके, शिंदे को ज्वाइन हो जाओ, किडनैपर बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, काले चलो। हाँ शिंदे। उनकी कार एसवी रोड पे एक सुलभ शौचालय के बाहर रुकी है। सर, लड़का अंदर गया है और औरत गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार कर रही है। शिंदे वो अभी घर से आया है, उसे इतनी जल्दी टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसका कोई प्लान हो। तुम एक काम करो, टॉयलेट के अंदर जाके देखो। हाँ सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। बोला शिंदे। वो लड़का जो बैग लेके अंदर गया था वही बैग लेके बाहर आया, गाड़ी भी निकल गई है। ठीक है, तुम उसका पीछा करते रहो, मैं जब तक टॉयलेट वाले से बात करता हूँ। हाँ। अंदर कोई है? जी नहीं, अभी कोई निकला है यहाँ से? ये 2 लड़के आए थे, इसमें से एक लड़का पहले ही चला गया और एक मुस्लिम लड़का अभी जस्ट बाहर गया है। हाँ शिंदे। सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। वो बिना पैसे दिए फिर घर की तरफ जा रहे हैं। शिंदे, उन्होंने पैसे टॉयलेट में ही दिए हैं, जो तुम समझ नहीं पाए। ये समझ नहीं आ रहा है शाह फैमिली ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा नहीं करते तो क्या करते? आपको बता देते तो कहीं वो लोग मेरे रितेश को मार न देते। आप शांत हो जाओ। अब बैठो। सर, मैंने ही 50 लाख टॉयलेट में छोड़े थे। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता कि किडनैपर कौन से टॉयलेट में है? क्योंकि सर, मैंने उसे मुझ पे नजर रखने के लिए कहा था। वहाँ पे जो भी 2 टॉयलेट खाली होंगे, एक में वो जाएगा, एक में मैं, और वो वॉल नॉक कर देगा। मैं समझ जाऊंगा और पैसे वहाँ पे छोड़ दूंगा और वो वहाँ से ले लेगा। मतलब तुम किडनैपर को ऑर्डर दे रहे थे? तुम प्लानिंग कर रहे थे उसके लिए? नहीं नहीं, उसने तो हमें सिग्मा मॉल पर बुलाया था, लेकिन टॉयलेट पे पैसा रखने का आइडिया इनका था। सर, वो इसलिए क्योंकि सिग्मा मॉल पर रिस्क हो सकता था। इस बार भी रैंसम के लिए कॉल किसी लड़की का आया था? हाँ, मेरे फोन पर आया था, वॉइस ऐप पर कॉल आया था। डोक्याला शॉर्ट झाला शिरके, वो गाड़ी भी नहीं मिल रही। आज किडनैपर हाथ लगता तो घर वालों के बेवकूफी की वजह से वो अपने हाथ से निकल गया। एक जन भी हाथ लगता ना तो बाकी दोनों सड़कों के पीछे होते। बाकी दोनों मतलब किडनैपिंग में 3 लोग इन्वॉल्व थे? शिरके, सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है रितेश के साथ और 2 जन थे और चौथी थी यशा।
जो बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठी थी, और याद है रैंसम कॉल लड़की कर रही है। मुझे तो लगता है शिर्के ये यशा ही मास्टरमाइंड है। सर, रीचा धारीवाल की पीएम रिपोर्ट। सर, रीचा की मौत सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हुई है, चाकू मारने की वजह से। इसमें नया क्या है, ये तो पता है ना हमें। सर, रितेश के अकाउंट से जो 12 एटीएम में से पैसे निकाले गए उसकी सीसीटीवी फुटेज लगाओ। ये देखिए सर, ये 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैप और दाढ़ी की वजह से उनका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। ये दोनों वही हो सकते हैं जिन्होंने रितेश को किडनैप किया। ठीक है, अपने खबरी को काम पे लगा। ये दोनों मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर, मैंने ऋषि का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ऋषि को सट्टे की लत लगी थी। उसके वजह से उसके ऊपर सट्टे बाजार का 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। उठा ला उसको। ये 1.5 करोड़ रुपया उधारी की ना तूने सट्टे बाजार में, हा? और उसके लिए भाई को किडनैप किया, और रैंसम मनी के लिए तूने पब्लिक टॉयलेट चूज किया ना, है ना? है या नहीं? 50 लाख की उधारी तूने चुकती कर दी। या तेरे पास ये पैसा? बता। नहीं सर, ये सच नहीं है। और सर, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है। अच्छा, तो तेरा कहना ये है कि 1.5 करोड़ रुपए तेरे पास अभी भी है और तू आराम से बैठा है, तेरे को कोई पैसा नहीं मांग रहा है? सर, पैसे दे दे, वो तो मेरे जान के पीछे पड़ा है। सर, बिना पैसे लिए वो कैसे छोड़ देगा मुझे? सर, आप ही सोचिए, मैं पैसों के लिए अपने भाई की किडनैपिंग क्यों करूंगा? सर, प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये साबित नहीं होता ना तूने किडनैपिंग नहीं की है, तू आराम से रहे, क्योंकि तू यही रहेगा हमारा मेहमान बन के। इसको इधर ही रखो, इसकी पूरी कुंडली निकालो। सर, मेरी कपड़े का व्यापार करता है ना? जी सर। जब तक यहाँ है ना, हम सब लोगों के कपड़े धोएगा तू। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, हमारे थ्योरी के हिसाब से यशा रीचा की सक्सेस, उसकी लाइफस्टाइल और बॉयफ्रेंड से इंप्रेस थी, तो शायद ये सब कुछ पाने के लिए उसने रीचा का मर्डर और रितेश का किडनैपिंग प्लान किया। और दूसरी थियरी, कमलेश शाह का बिजनेस लॉस में था, इसलिए उसका बेटा राजीव वो बिजनेस अपने ससुर को बेचना चाहता था, और दूसरा बेटा ऋषि 1.5 करोड़ के उधारी में था। तो हमें लग रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से किसी ने यशा को किडनैपिंग के लिए यूज किया हो। लेकिन ये थ्योरी तब काम आती जब किडनैपर हमारे हाथ लगता, लेकिन किडनैपर तो हमारा मजाक उड़ा रहा था, हमें शौक पे शौक देते जा रहा था और अपने मकसद में कामयाब होते जा रहा था। कमाल है शिर्के, इस बार भी किडनैपर्स ने सेम मॉडल्स ऑफ ऑपरेंटी यूज किए। उन्होंने मुलुंड से लेकर घाटकोपर तक अलग अलग एटीएम से 4 लाख रुपए निकाले। इतना ही नहीं तो उन्होंने बेरर चेक से वाशी से लेकर वसई तक के अलग अलग ब्रांच में से 10 लाख रुपए निकाले, वो भी रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करके। एक बात समझ में नहीं आ रही शिर्के, उसके वॉलेट में रितेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन चेकबुक वो कहां से आया? सर, ऋषि ने बताया कि उस किडनैपर लड़की ने रितेश की चेकबुक पब्लिक टॉयलेट पे ड्रॉप करने के लिए बोली थी। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है क्या शिर्के? पैसा मिलने के बाद भी रितेश को मार सकते हो? मार सकते हैं सर, और हमारी भी मजबूरी है कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सर किडनैपर भी वॉइस ऐप पे कॉल कर रहा है और हम उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सर, एक शॉकिंग न्यूज हाथ लगी है। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव एक तड़ी पार के टच में था, रितेश की किडनैपिंग प्लान कर रहा था। सर, कमलेश से वो अच्छी खासी रैंसम मनी मांगने वाला था, जिसके कारण कमलेश को अपनी कंपनी मजबूरन करसन भाई को बेचनी पड़ी। उससे तो मैं बात करूंगा। उसका फोन ट्रेस पे है ना? हाँ सर। कहाँ मिलेगा वो? किसी काम का नहीं है तू, नल्ला है नल्ला। तू क्या फैक्ट्री चलाएगा? मुझे तो दुख होता है कि मैंने तुझे दामाद क्यों बनाया, क्यों दी अपनी बेटी तुझे। पापा, आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अरे शुक्र मना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं। पता है तेरे इस चक्कर में मैंने मार्केट से कितने पैसे उठाए, अपने बाप को तो मना नहीं पाया, निकला था किडनैपिंग का प्लान बनाने। और हाँ, तू तो बोल रहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, तो अब कहां से आए इतने सारे पैसे उनके पास? अरे अगर मुझे पता होता कि वो कहीं और से पैसे अरेंज कर लेंगे तो मैं ये प्लान थोड़ी बनाता। अबे बेकार की बातें बंद कर और मेरी बात सुन। अरे बोल, चुप क्यों हो गए? बोलो, बात करो, ऑडियंस भी जमा हो गई अभी। अरे सर, हम तो ऐसी बस बात कर रहे थे आपस में। हाँ, वैसे ही ना, जैसे रितेश के किडनैपिंग के बारे में तड़ीपार क्रिमिनल से कर रहे थे। सर, सिर्फ बात हुई थी, डील फाइनल नहीं हुई थी। और सर, ये सब मैंने इनके कहने पे किया है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। इसकी तो पहले से आदत है, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालो और मुफ्त की कमाई खाओ। एक नंबर का आलसी है ये। और तुम बहुत मेहनती हो,
इतने मेहनती कि किसी की कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो बेचने के लिए उसको इतना मजबूर करो कि वो चिल्लर के भाव में कंपनी को बेच दे। नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अच्छा, गलत समझ रहे हैं तो सही क्या है जरा बताओ हमको। उनको लेके चलो अंदर। सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे चल। सर मेरी बात सुनो। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मैं और नहीं सह सकती। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। यशा क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सारी गलती मेरी है। वो दोनों ने मुझे नोच खाया, जान मारोगे दोनों। सब दे दिया उन्हें, पैसा वैसा सब दे दिया, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हमें। क्यों नहीं जाने दे रहे? शिरके, किडनैपिंग के लिए जो कार यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नवी मुंबई से थाने तक जितने भी कार के डीलर हैं जो लोग कार पे रेंट पे देते हैं, मैंने सभी से इंक्वायरी की सर। वो कार कहीं से भी नहीं ली गई थी। इसका मतलब वो कार प्राइवेट हो सकती है या तो बाहर के स्टेट की हो सकती है सर, लेकिन मुझे सर कमलेश के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस दिन रितेश की किडनैपिंग हुई उस दिन और उसके 2 दिन पहले कमलेश की अंडरवर्ल्ड के मंसूर इंदौरी से बात हुई थी। सर ये मंसूर इंदौरी ब्लैक लिस्टेड है और इस समय बेल पर बाहर है। काले, ये कमलेश का कॉल रिकॉर्ड तो पहले आ चुका था, ये बात अभी क्यों पता चल रही है? सर वो मंसूर ने किसी दूसरे आदमी के नाम पे ये सिम लिया था तो डिटेल्स निकालने में टाइम लग गया। अच्छा, ये मंसूर को बुलाओ, इसका सुर चेक करता हूँ। सुना है तेरे बॉडीगार्ड है पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन में होते हुए भी खतरा है तेरे को। अभी क्या है साहब, सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। आपको तो मालूम है जमाना कितना खराब चल रहा है। ओ कमलेश शाह, उसके बारे में क्या जानता है? अभी उसके बारे में क्या बोलूं साहब? जो पता है वो बोल। वो तो मेरा भी बाप है। अभी अपने बेटे की फिरौती के वास्ते पैसा लिया है मेरे से और बोला कि आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तूने उसको पैसा दिया? किस भरोसे पे दिया? अरे उसका धंधा तो मंदा चल रहा है, वापस कैसे देगा वो पैसा? उसके बेटे रितेश के भरोसे दिया मैं। मतलब? मंसूर भाई देखो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये टाइम भी मेरी मदद कर दो ना। मेरा विश्वास करो, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। किसके भरोसे दूं? अरे बोलना तेरे इस बोगस धंधे के मतलब देखो मंसूर भाई, क्या है ना कि ज्यादातर किडनैपर पैसा लेने के बाद विक्टिम को मार देते हैं। समझो ऐसा हुआ तो रितेश की नाम की 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है और 10 करोड़ की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, तो 15 करोड़ रुपया है ना पॉलिसी का। आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, मैं उसमें से आपका पैसा जो भी आपको दूंगा ना। कमलेश शाह को तूने आखिरी बार कब पैसा दिया? ये लो, पहुंच गया पैसा। मतलब अभी मेरे आदमी ने 50 लाख छोड़ा है उसके घर पे। कमलेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? कमलेश जी रुकिए, कमलेश जी मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुक जाइए। मार दूंगी मैं अपने आप को। चल पीछे हटो। आपके पीछे वो लंबू था ना, वो इंस्पेक्टर किधर गया? बुलाओ उसे, नहीं तो मार दूंगी मैं अपने आप को। एक मिनट मैं बुलाता हूँ उसको। 1 मिनट। कहाँ गया हो? हाँ? कमलेश जी भाग गए सर। मिसेस शाह आपने अच्छा नहीं किया, ध्यान रखो इन पे। कमलेश जी आए तो उनको पुलिस स्टेशन लेके आना। ठीक है सर। सर मैं मानता हूं कि मैंने मंसूर भाई से पैसे लिए हैं, पर
मैंने अपने बेटे को किडनैप नहीं किया है। मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ साहब। इसलिए तू रितेश के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलने का सपना देख रहा था ना तू? हाँ, क्योंकि तेरे को पता था किडनैपर विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता, बराबर है ना? नहीं साहब, वो तो मैंने मंसूर भाई को इसलिए बोला था ताकि वो रेंसम के पैसे देने के लिए मेरे को पैसे दे दे, वरना मेरा भगवान साक्षी है, मेरा रितेश अगर घर पे नहीं आया ना सही सलामत, मैं भी अपने आप को मार लूंगा। चलो ये बता, आज के 50 लाख कहाँ ड्रॉप किए? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। जब तक मेरा बेटा रितेश घर पे सही सलामत नहीं आ जाएगा ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। सर, खबरी से टिप मिली है, मर्डर आइलैंड के सनी विला में सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। चलो। सर, ये तो याशा है। सिरके, हम फिर से लेट हो गए। किडनैपर हमारे हाथ से निकल गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरा बंगला छान मारो। सर, सर, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा बंगला खाली है। सर, इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ रेप किया गया है। ये देखिए, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं और ये खरोच के निशान भी है। देखकर लग रहा है कि काफी टॉर्चर किया गया इसे। सर, ये देखिए, एक कैप, दाढ़ी और ये मास्क मिला है। सिरके, ये सब देख के तो लगता है ये कल्प्रिट ने विक्टिम है। अगर याशा यहाँ है तो रितेश का, ऐसा तो नहीं रितेश को मार दिया। बॉडी पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। उसके पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर बहुत भयानक तरीके से रेप किया गया था। उसके कपड़ों के ऊपर ड्राइड सीमेंट्स भी मिले थे जो शायद किडनैपर के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ रितेश, उसका क्या हुआ? वो जिंदा था या उसको भी मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया था? लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ था तो हमें गुमराह करने वाली उसकी फैमिली क्या ये जान पाएगी कि सच में उसके साथ क्या हुआ था? कितना मारा है तुझे? तू ठीक तो है ना? दिखा। पर याशा की मौत मेरी वजह से ही हुई। बेचारी सब कुछ मेरी वजह से झेला। सनी विला के बाद वो लोग तुम्हें कहाँ लेके गए? पता नहीं सर, पहले उन्होंने याशा को मारा और फिर मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। मैं तो बेहोश हो गया था। उसके बाद आंख खुली तो पता नहीं बोरीवली के हाईवे पे किसी सुनसान सड़क पर था। सर, ऑटो वाले ने भी यही बताया था। तुम किडनैपर की शक्ल जानते हो? हाँ सर, एक बार देखी थी। वो दोनों दारू के नशे में थे, बिना मास्क के सो गए। तुम उनकी स्केच बनवाने में मदद कर सकते हो? सर, खबरी ने इंफॉर्मेशन दी है, लोअर क्लास दिखने वाले दो आदमी दीपा बार में 2-3 दिन से काफी पैसा उड़ा रहे और महंगी शराब पी रहे। उठा के लाओ सर।
क्या उधर गई क्या मंगाओ? और कहां से अरे इतना पैसा तुम्हारे पास? दो इनको चखना दो। बोल। साहब हमने किडनैपिंग की थी, उसी का पैसा साहब। स्केच तैयार हो गया कि देखो सर, स्केच। किसकी किडनैपिंग की थी? सर एक लड़का था, एक लड़की थी, उन दोनों किडनैपिंग की थी सर। तेरे ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए रे। मी नाही त्यातला दरवाजा लावा आतला। इस किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड तू ही था ना? चल बता, कब किया, क्यों किया और कैसे किया? चल चल पटकन बोल। सर मुझे डेटिंग साइट पर जाकर अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी। क्या करता, पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है बाबूजी से पैसे निकालने का। किडनैपिंग में मैंने गुजरात की कार यूज की थी और उस पर मैंने महाराष्ट्र का फेक नंबर प्लेट लगाया था ताकि आप लोग उस तक ना पहुंच सको। सर शंकर हमारा ड्राइवर था और मैंने उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि अपनी खुद की किडनैपिंग के लिए उसे मना भी दूं, और वो मान भी गया था। सर सब कुछ पहले से ही फिक्स था कि मुझे उस शॉप के बाहर से उठाया जाएगा। सर इसलिए जानबूझकर मैंने गाड़ी वहां रोकी ताकि मैं रिचा और याशा को आई विटनेस बना सकूं और मुझ पर किसी को शक भी ना हो। लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में रिचा उन गुंडों से ही भीड़ पड़ी और हरि और शंकर ने रिचा का मर्डर कर दिया। सर वो तो छोड़िए, उन्होंने याशा को भी गाड़ी में बिठा दिया जो प्लान में ही नहीं था। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए जो हो रहा था मैंने होने दिया। सर जब तक याशा साथ में थी मुझे ये नाटक करना पड़ा कि मेरी सच में किडनैपिंग हुई है, इसलिए मैंने खुद को भी बनवाया और याशा को भी। और हाँ सर, याशा से वो रैंसम कॉल भी मैंने ही करवाया था, मेरा ही आइडिया था। और वो याशा का रेप, वो भी क्या तुम्हारे प्लानिंग का हिस्सा था? अरे नहीं सर, वो तो हरि और शंकर ने शराब के नशे में उसका रेप किया। वो हरि ने कहा कि याशा तेरे कुछ काम की नहीं रही थी इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे किडनैपिंग की प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं थी, फिर क्यों मारा उसको? सर जब बाबूजी ने आखिरी बार 50 लाख रुपए हरि को दिए थे तब वो सनी विला पहुंचा। साहब माफ करना अगर कुछ ज्यादा हो गया हो तो। वो सब छोड़ो, पैसे तो मिल गया ना। चलो तुम्हारी फीस जाके ऐश कर। ये सब तुमने किया? कितने घटिया आदमी हो तुम! मेरी बहन तुम्हें बचाते बचाते मर गई और तुम मेरी सालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तेरी असलियत सबको बताऊंगी मैं। तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं तुम कितने बड़े राक्षस हो। तुम्हारे अय्याशी की वजह से 2 मासूम लड़कियों की जान गई। अब सड़ो यहाँ, ले जाओ इसको। यशा की बॉडी के ऊपर जो ड्राइड सीमेंट्स मिले वो हरि और शंकर के थे, इसलिए उन्हें रेप, मर्डर और फेक किडनैपिंग में सजा हुई। रितेश को अपनी खुद की फेक किडनैपिंग करना, रिचा के मर्डर में इन्वॉल्व होना और धोखाधड़ी में सजा हुई। आज भी ये केस कोर्ट में लंबित है। इजी मनी के लालच में धोखाधड़ी और गलत रास्ता अपनाना ये खुद को सलाखों के पीछे पहुंचाने की पहली दस्तक है। उसे पहचानिए, सतर्क रहिए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक वक्त था जब मोबाइल फोन ट्रेंड में आया था और तब क्रिमिनल्स ने मोबाइल फोन्स को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हथियार बना लिया था। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन की तकनीकों में ऐसा विकास हुआ कि आज मोबाइल फोन्स किसी भी क्रिमिनल तक पहुंचने का जरिया बन चुके हैं। उसी तरह आजकल सीसीटीवी कैमरास क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नजर रखने का एक जरिया है। हमारे घर, ऑफिस, दुकान, सिग्नल्स, चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो इन सीसीटीवी कैमरास में भी सेंध लगा देते हैं
और इस केस में मोबाइल फोन्स और सीसीटीवी कैमरास ने ऐसा रोल अदा किया कि आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि आजकल तकनीक का विकास और उसका गलत इस्तेमाल कैसे कैसे अपराध को जन्म दे रहा है। नानी, आप कैसी हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या आप मेरे को लेने आओगी? नेहा, क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? अच्छा, मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो इतनी पढ़ाकू कब से हो गई कि खुद अपना होमवर्क कर रही है? बुआ, क्या आपने सबको अपने जैसा समझा है? क्या कहा? दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूं तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। कैसी शिकायत? हाँ? क्या चल रहा है दोनों बुआ भतीजी में? अरे स्नेहा, स्नेहा बेटा, बैठिए, अभी हम डॉक्टर खेलेंगे। हैं? चलो लेट जाओ। शाबाश, आंखें बंद करो। निमिता, निमिता अभी तक बाथरूम में है। चल जल्दी कर, कॉलेज को देर हो रही है तुझे। चल। मामा बस आ गई। ये क्या कर रही हो माँ? ये क्या है? ये सब कुछ केमिकल्स है। मतलब मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए मुझे केमिकल्स चाहिए थे ना, ये वही है। अच्छा ठीक है, तू नाश्ता कर ले और कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। कॉलेज से जल्दी घर आ जाना और हाँ ये संभाल के चलाना। जी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बाय। हाँ पूजा बोल। ज्योति दीदी, स्नेहा है क्या आपके घर पे? स्नेहा? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। दीदी पता नहीं, सुबह तो बोल रही थी कि तबीयत खराब है और स्कूल नहीं जाएगी, और अब पता नहीं कहाँ चली गई है। स्नेहा को आखिरी बार आपने कब और कहां देखा था? सर, सुबह 10 बजे तक तो घर पे ही थी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गई। नेहा! नेहा! स्नेहा रुक तो! कहाँ जा रही है? सुबह तो तू कह रही थी ना तेरी तबीयत खराब है, अब भैया के ऑफिस जाके बाहर जा रही है। मैं नंदा क्या जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो! सर, काफी देर तक स्नेहा घर नहीं आई तो मैंने उसकी दोस्त नंदा के घर भी फोन किया, तो उसकी मदर ने बताया कि नहीं पूजा, स्नेहा तो यहाँ पर नहीं आई और नंदा तो स्कूल में ही थी। सर, मुझे तभी लगा था कि स्नेहा बाहर जाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ गई होगी स्नेहा? सर, मैंने और पूजा ने उसको हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आप क्या लगती है स्नेहा की? मैं उसकी बड़ी बुआ हूँ और ये पूजा उसकी छोटी बुआ। और स्नेहा के पेरेंट्स? स्नेहा की मदर नहीं है, बस पूजा, स्नेहा और स्नेहा के फादर, यानी कि हमारे बड़े भैया, ये तीनों ही साथ में रहते हैं। स्नेहा के फादर कहाँ हैं? वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। सर प्लीज प्लीज स्नेहा को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम स्नेहा का पता लगा लेंगे। वैसे किसी पर शक है आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, स्नेहा की ये फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दें और इनके अड़ोस पड़ोस में स्नेहा के बारे में पूछताछ करो। सर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्नेहा का ध्यान रखा करो, कल से उसका पता नहीं चल रहा है। भैया, मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। सर, स्नेहा का कुछ पता चला? आप? सर, मैं हिमांशु, स्नेहा का भूपा, ये उसके फादर। हमने पूछताछ की स्नेहा के बारे में।
स्नेहा को कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनगर के मोड़ पर देखा गया था। हाँ साहब, ये वही बच्ची है जो मुझसे शिवनगर जाने का रास्ता पूछ रही थी। शिवनगर? शिवनगर में तो मेरी सास मतलब स्नेहा की नानी रहती है। स्नेहा की नानी? हाँ। आप स्नेहा की नानी का नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। आप स्नेहा की नानी प्रभा देवी? जी। क्या आपकी नवासी स्नेहा यहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ? देखिए, कल सुबह से वो मिसिंग है। क्या? जी हाँ, और हमने पता किया है कि वो कल अपने घर से यहाँ शिवनगर की तरफ ही आई है। लेकिन स्नेहा तो यहाँ आई नहीं। स्नेहा शिवनगर में अगर अपनी नानी के पास नहीं गई है तो फिर कहाँ गई होगी? सर, हमने यहाँ आसपास में हर जगह पता किया, लेकिन कहीं से कोई ट्रेल नहीं मिला। शिवनगर और आसपास के एरिया के सीसीटीवी स्कैन करो, शायद स्नेहा कहीं कैप्चर हुई। हेलो, कंट्रोल रूम। लाश स्नेहा की है। सर, गले पे ये मार्क्स है, शायद गला दबा के मारा गया इसका। स्नेहा का सिर्फ गला ही नहीं दबाया गया, बल्कि गला दबाने से पहले इसको बुरी तरह से पीटा भी गया है। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और चेक करो कि रेप के कोई साइन है। सब स्नेहा 3 दिन पहले गायब हुई थी, लेकिन उसकी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। मतलब मकसद उसकी हत्या करना ही था। आपको वाकई में किसी पे शक नहीं है? I mean, हो सकता है कोई स्नेहा को मार के आपको चोट पहुंचाना चाहता हो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पता नहीं किसने। प्लीज कुछ भी करके ना इस वीडियो को इस साइड से हटवा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू बोलती तो हटवा दूंगा, लेकिन इसके 3 लाख लगेंगे। 3 लाख? हाँ। फोन तो जलेगा ही, अगर ये तो वो मेरा ही खून ना। लेकिन अब मैं तुम्हें और शराब पीने नहीं दूंगी। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। जाओ। सर, स्नेहा जब गायब हुई थी तो हमसे बोला गया था कि स्नेहा का फादर भावेश ऑफिस के काम से उस दिन आउट ऑफ स्टेशन गया था। लेकिन अभी मैंने भावेश के ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि भावेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। छुट्टी ली थी? हाँ सर। और सर, भावेश पे शक करने की कई और भी वजह हैं। दरअसल 3 साल पहले भावेश की बीवी रंजना ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड के लिए भावेश पे शक जताया गया था। और सर, मैंने भावेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक ममता नाम की औरत का नंबर मिला जिससे भावेश लगातार टच में है। और इस ममता के बारे में मैंने स्नेहा की नानी से भी बात की। साहब, मैं किसी ममता को नहीं जानती, लेकिन रंजना और भावेश की आपस में कभी नहीं बनी। मैं तो रंजना की मौत के बाद स्नेहा को भी अपने पास रखना चाहती थी,
तो आपको क्या लगता है कि रंजना ही नहीं बल्कि स्नेह के साथ भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी भविष्य हो सकता है? लेकिन सर, स्नेहा की नानी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें भाविश पे शक जरूर है। अभी हम डॉक्टर खेलेंगे। भावेश नहीं है ना? हाँ सर, अंदर है। सर, आप लोग यहाँ? तुम ना घर पे मिले हो ना ही ऑफिस में, और हमने पता किया तुम वहां के अलावा सिर्फ यहीं मिलते हो। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडे, सर, मेरी वाइफ रंजना ने सुसाइड ही किया था और ये उस समय साबित हो चुका था। अब खड़े मुड़ते भी उखड़ेंगे क्योंकि अब स्नेहा का भी मर्डर हो गया। स्नेहा मेरी भी बेटी थी और जिस दिन वो मिसिंग हुई थी मैं तो शहर में नहीं था। पता है हमें, कहाँ था तू? ऑफिस से छुट्टी लेके ममता के साथ रतलाम में घूम रहा था और वहां तुम दोनों इसलिए गए ताकि हमें तुम दोनों पे शक ना हो। सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। भला मैं क्यों स्नेहा को मारूंगी? क्योंकि तुम स्नेहा की माँ की जगह लेना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था, और इसलिए तुमने उसे। नहीं सर, ये सच है कि मैं ममता से दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही रंजना की मौत में मेरा कोई हाथ था, ना ही स्नेहा की मौत। सर, मेरा विश्वास कीजिए। निमिता, तुम ऑटो से? तेरा स्कूटर कहाँ है? माँ, वो मैंने स्कूटर चित्रंजन पार्क के पास खड़ा किया था और वहाँ से फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई। वापस आके देखा तो वो स्कूटर वहाँ नहीं था। स्कूटर किसी ने चुरा लिया। माँ, क्या? स्कूटर चुरा लिया? हाँ। कहीं तूने उस जगह तो नहीं खड़ा किया था जहाँ से वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते? नहीं माँ, मैंने नो पार्किंग में नहीं पार्क किया था और मैंने आरटीओ वाले से भी चेक कर लिया। हमें ना पुलिस में शिकायत कर देते हैं, ठीक है? नहीं माँ, पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर दी है, पर मालूम नहीं वो स्कूटर मिलेगी कि नहीं। सर, ये स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या का समय है 25 अप्रैल की रात। 25 अप्रैल की रात को स्नेहा को उसका गला दबा के मारा गया, जबकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 24 अप्रैल को। यानी हत्या के 24 घंटे पहले तक स्नेहा को जिंदा रखा गया। 24 अप्रैल को भावेश और ममता रतलाम में थे। हो सकता है उन्होंने किसी को सुपारी देकर यह काम करवाया। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्नेहा को मारने से पहले उसका रेप नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम से उसको मॉलेस्ट किया जा रहा था। What? देखो, मुझे स्नेहा को बहुत दिनों से मॉलेस्ट किया जा रहा था। तुम स्नेहा और भावेश के साथ इसी घर में रह रही थी। किसी भी वजह से अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। सर, भावेश भैया ने कुछ नहीं किया। वो स्नेहा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर वो और कौन हो सकता है जो स्नेहा को इतने दिनों से मॉलेस्ट कर रहा था? स्नेहा ने कभी कुछ बताया था इस बारे में तुमसे? सर, स्नेहा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप भावेश भैया पे इस तरीके से शक कैसे कर सकते हैं? माना कि उनका किसी औरत के साथ अफेयर होगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ किसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। सर, मेरी बेटी के रहते जो दूसरी औरत से चक्कर चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सर, मैं भावेश भैया को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्नेहा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो स्कूल जाने से भी मना करती थी और ट्यूशन जाने से भी। स्नेहा, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही है? स्कूल नहीं जाना है? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सर, स्नेहा लास्ट सेमेस्टर में फेल भी हो गई थी। उसने भैया को अपनी मार्कशीट भी नहीं दिखाई, इवन खुद ही उस मार्कशीट पर भैया के साइन करके अपनी टीचर को दे दी। बोलो, क्यों किया ऐसा? अगर फेल हो गई थी तो सीधे मुझसे बात करना चाहिए था ना। ये मेरे नकली साइन क्यों किए? भैया,
इसका ना आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्टल भेज दो। नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे नानी के साथ रहना है। सर वो हमेशा अपनी नानी के पास जाने की जिद करती थी। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी है ना बेटा, ये चॉकलेट। अब तुम घर जाओ। हाँ, पर किसी को कुछ कहना मत। हाँ, पूजा ने कहा था कि स्नेहा अक्सर अपनी नानी के घर जाने की जिद करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्नेहा अपनी नानी के घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर पे उसे समझने वाला कोई नहीं था? हो सकता है स्नेहा को मोलेस्ट करने वाला उसके घर में कोई हो। भावेश नहीं तो हिमांशु। तो मैंने पता किया कि हिमांशु का स्नेहा के घर में काफी आना जाना था और स्नेहा भी अक्सर हिमांशु के घर जाती रहती थी। सर ये हिमांशु कपड़ों की ट्रेडिंग करता है, घर से ही अपना बिजनेस चलाता है और उसकी वाइफ ज्योति वो जॉब करती है। तो सर हो सकता है कि स्नेहा ज्योति के एब्सेंस में हिमांशु के घर गई हो और हिमांशु ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। हिमांशु को थाने बुलाओ। पूजा ये भी बोल रही थी कि स्नेहा स्कूल और ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए भी मना करती थी। हो सकता है स्नेहा के स्कूल और ट्यूशन क्लासेस से कोई जुड़ा हो। हमें हर एंगल पे काम करना है। राइट सर। रितेश, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो वीडियो अब तक उस साइट पर है। अरे वो सिर्फ आज ही दिखेगा, कल से वीडियो उस साइड से हट जाएगा। तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। देख, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ निमिता, किससे बातें कर रही थी? माँ, मैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी पुलिस में पहचान है ना, तो उसे कह रही थी कि मेरी स्कूटर ढूंढने के लिए ना पुलिस से सिफारिश करे। सर आप ये मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? स्नेहा मेरी भतीजी थी। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां इससे भी ज्यादा करीबी रिश्ते के लोग बच्चों के साथ ये सब गलत काम करते हैं और वो बेचारी बच्चियां अपनी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है सर। सर आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड पे शक नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आवाज नीचे रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सर आप जो ये कर रहे हैं इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, पर लोग तो यही समझेंगे कि तो अपनी रेपुटेशन को लेकर इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सच में स्नेहा को मोलेस्ट कर रहा था। नहीं सर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है। सर स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी काफी धक्का लगा है, लेकिन हमें पता चला है कि स्नेहा यहाँ ट्यूशन आने से अक्सर मना करती थी। कहीं तू नहीं तो उसके साथ? सॉरी सर। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सर काफी टाइम से स्नेहा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात की भनक मुझे काफी टाइम पहले हो गई थी। मतलब ये कि सर शुरू में स्नेहा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गई। इसके बारे में मैंने उसके फादर से कई बार बात की कि शायद स्नेहा को कोई परेशानी होगी, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि स्नेहा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी। क्या रितेश? हाँ क्या बोल रहा था तू कि वो वीडियो उस साइड से हट जाएगा, और अभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नमिता ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। देख रितेश, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर, वरना क्या, ये धमकी ना तू उसको जाके दे जिसके साथ तू सोई थी, समझी? सर मैंने पूजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें इस मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। ये पूजा के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता है और अक्सर उसके घर भी आया जाया करता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मोहित भी स्नेहा के साथ? सर ये मोहित एक बिगड़ा हुआ लड़का है, 12th में 2 बार फेल हो चुका है। हो सकता है इन सब में इन्वॉल्व हो। सर मैं तो स्नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। देख मोहित, अगर हमसे झूठ बोला ना तो। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैं मानती हूँ कि मोहित यहाँ आता था, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। पहुंचना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। सिद्धार्थ, भावेश, हिमांशु और मोहित हमारी रडार पर थे, लेकिन इन मर्दों के अलावा इस केस में एक महिला भी इस अपराध की साझेदार थी। तब हम ये सोच रहे थे कि शायद मोहित का बचाव पूजा, हिमांशु का बचाव ज्योति और भावेश का बचाव ममता कर रही होगी। कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। जैन इधर से पीछे करो, पीछे करो।
सर ये देखिए, आसपास कोई आईडी नहीं मिली है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास इसके बारे में किससे पूछताछ की? पूछताछ चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। सर मुझे अभी वजीरपुर थाने से कॉल आया था। वहां निमिता नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। निमिता की फोटो इस लाश से मैच कर रही है। निमिता की मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां संगीता ने लिखवाई थी। उनको शनाख्त के लिए बुलाना। यस सर। सर मैंने स्नेहा के ट्यूशन टीचर से लेकर स्कूल टीचर प्यून सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शर्मा, जिसने भी ये सब किया है स्नेहा के साथ, वो खुद से तो बोलेगा। सर मैंने स्नेहा के सभी दोस्तों से भी बात की, लेकिन स्नेहा ने अपने दोस्तों में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे हमें कोई लीड मिले। फिर से कोशिश करो शर्मा। स्नेहा ने जरूर अपनी परेशानी किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर स्नेहा की एक बेस्ट फ्रेंड है नंदा, मैंने उससे क्या नाम बताया? नंदा। स्नेहा की बुआ पूजा ने बताया था कि 24 अप्रैल को जब स्नेहा अपने घर से गई थी, वो यही कह के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड नंदा के घर जा रही है। कहाँ जा रही है? मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन सर नंदा की मां ने तब यही बोला था कि स्नेहा उनके घर पे आई नहीं थी। शर्मा, जब हम स्नेहा के घर वालों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो नंदा की मां पे कैसे कर सकते हैं? जी निमिता 3 रोज पहले कॉलेज के लिए निकली थी। उसी वक्त उसे आखिरी बार देखा था। अच्छा, आपको किसी पर शक है जिससे निमिता को प्रॉब्लम हो? I mean, निमिता ने इस बारे में आपसे कभी कुछ शेयर किया? नहीं, पर जब से उसकी स्कूटर चोरी हुई थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था? हाँ, वो चितरंजन पार्क से। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। नहीं अंकल, स्नेहा यहाँ सच में नहीं आई थी। आप तो उस वक्त स्कूल में थे, हो सकता है उस वक्त वो यहाँ आई हो। लेकिन सर हम झूठ क्यों बोलेंगे? स्नेहा यहाँ नहीं आई थी। देखिए, आप हमें आपकी बेटी नंदा से बात करने दीजिए प्लीज। नंदा बेटा, आपको मालूम था ना स्नेहा के साथ कोई गलत कर रहा था? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। पर क्या बेटा? सर मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहती है। क्या है ऐसा जो ये बोल नहीं पा रही है? सर स्नेहा अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती थी। तकरीबन 15-16 दिन पहले ये और स्नेहा खेल रहे थे। डॉक्टर गेम बहुत अच्छा होता है। मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम मेरी पेशेंट। ओके। अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तुम लेट जाओ। ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। स्नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? सर मुझे लगता है कि जिस अंकल के साथ वो डॉक्टर खेलती थी, वही उसके साथ कोई गलत हरकतें कर रहा था। कौन गलत हरकतें करता है? स्नेहा ने नंदा को बोला था कि वो कोई अंकल थे। अंकल? नंदा बेटा, कौन अंकल थे वो? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे वो अंकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नंदा और नंदा की माँ बोल रही थी कि स्नेहा का कोई अंकल खेल खेल में उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, लेकिन साथ ही ये भी लग रहा था कि नंदा शायद वही बोल रही थी जो नंदा की माँ उससे बुलवाना चाहती थी। सर आपको नंदा के फादर पर शक हो रहा है? हो सकता है नंदा की माँ अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नंदा के फादर को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर निमिता की माँ बोल रही थी कि निमिता की हत्या से कुछ दिन पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन मैंने चितरंजन पार्क थाने में जाकर पता किया तो वहां निमिता ने ऐसी कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि निमिता की मां से झूठ क्यों बोलेंगे कि निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था। हो सकता है निमिता ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। निमिता और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता करो और ये भी पता करो कि निमिता के स्कूटर का उसके मर्डर से क्या कनेक्शन है। सर ये सब उस रंजना की माँ का किया धरा है। आज उसके कारण मुझ पर मेरी बेटी के। भावेश परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
साहब निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। साहब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी। आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं साहब। साहब निमिता तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तू तो निमिता के कॉलेज में भी नहीं पढ़ता, फिर दोस्ती कैसे हुई? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड थे और बाद में मिलने लगे साहब। मर्डर हुआ है निमिता का, अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो तेरी। साहब मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है चल, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना, निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है। सर ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर ये है गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तू बस ये बता कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं, वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई जरूरत थी नहीं, शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी थी। ओके सर। स्नेहा मर्डर केस में कोई लीड? सर मैंने नंदा के फादर की एलिबाई चेक की। स्नेहा के मर्डर के वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। मर्डर के वक्त शहर में तो भावेश और ममता भी नहीं थे, लेकिन इस बेसिस में हम उनको क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर क्लीन चिट तो हम सिद्धार्थ और मोहित को भी नहीं दे रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्नेहा के मर्डर के वक्त ये दोनों ही इस शहर में थे और अभी तक इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर इसमें नंदा के फादर इन्वॉल्व नहीं है तो नंदा के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कोई और ही अंकल है जो स्नेहा को मॉलेस्ट कर रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान कोई घर वाला है या फिर बाहर वाला। कहाँ गए थे? स्नेहा की वजह से तुम तो छुट्टी लेके बैठ गई हो, मुझे तो काम करना पड़ेगा ना। देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। तुम्हारा भाई तो पहले उस औरत के चक्कर में तुम्हारी भाभी का दुश्मन बन गया, और अब स्नेहा। देखो तुम दोनों अपना अपना हिस्सा मांग लो वरना बहुत पछताओगी। जीजा जी यहाँ इतना सब चल रहा है और आपको हिस्से की पड़ी है, कम से कम इतनी शर्म तो रखिए कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। पॉकेट चेक करो उसकी, देखो कुछ आईडी मिलता है क्या? सर नहीं सर, कोई आईडी नहीं मिला है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, और इसके बारे में पता करो। पांडे सर, 1 महीने में 30 मर्डर केस है हमारे इलाके में, और किसी भी केस में अभी तक हमें कोई ढंग की लीड नहीं मिली। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो लीड। हाँ शर्मा। सर रितेश और शिवम ये दोनों एक दूसरे से फोन पर काफी टच में हैं और पता चला है कि ये दोनों मिलकर ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं। सारे मानते कि हम ड्रग्स का धंधा करते हैं, लेकिन हमने निमिता को नहीं मारा। पार्टनर थी मतलब? पहले मेरे लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम शिवम करता था और इसी ने मुझे निमिता से मिलवाया था साहब। वो शिवम मुझे बोल रहा था कि पॉकेट मनी निकालने के लिए तुझे काम की जरूरत है। हाँ, लेकिन काम क्या करना होगा? बस हमारा माल हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है, कोई टेंशन का काम नहीं है। तब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन निमिता का एक आदमी के साथ रिलेशन था। किस आदमी के साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन उस आदमी ने निमिता का एक वीडियो एक साइट पे अपलोड किया था और उस बात को लेकर निमिता बहुत टेंशन में थी साहब। चाहती थी कि किसी भी हालत में वो वीडियो उस साइट से हट जाए। साहब वो वीडियो हटवाने के लिए निमिता कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो मैंने उस बात का फायदा उठाने का सोचा। हाँ सर, इसीलिए वो स्कूटर उसने मुझे बेचा था। और स्कूटर के बदले तूने उसे 3 लाख रुपए दे दिए। ज्यादा कहानी मत बनाओ तुम दोनों।
तुम दोनों ने मारा ना निमिता को? साहब हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ने नहीं मारा उसे। जरूर उस आदमी ने मारा होगा जिसने उसका वीडियो अपलोड किया था। अगर चाहिए तो चेक कर लीजिए साइट पे, वो वीडियो अभी भी वहां है। सर इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैं आई कम इन सर। सर निमिता की माँ का फोन आया था, उसका कहना है कि उसके घर से उसके गहने भी गायब हैं। सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिए। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा, पता करो इस साइट पे निमिता का एक वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पे रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब को बीबी की तबीयत काफी खराब है, जाना जरूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली कंफर्म कर दो। सर निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था। सर उस फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है, ये देखिए सर। सर इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612117 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो इसने है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं नहीं सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुटस! अब ये भी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की मां को दिखाया तो निमिता की मां ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की मां काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर। रूम में हर जगह चेक करो सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जितना टाइम लगाएगा ना उतनी कुटाई होगी तेरी। सब कसम से बोलता हूँ मैंने तो सिर्फ घर में कैमरे लगवाए थे। हरीश का टीवी केबल कनेक्शन हमारे पास था, इसलिए मैंने उससे कहा कि सीसीटीवी पहचान वाला है कोई तो बताओ। तब उसने बोला हाँ साहब, मैं जानता हूँ सीसीटीवी लगवाने का काम। आपको लगवाना है तो बताइए, लगा देता हूँ। यहाँ एक कैमरा टॉप एंगल पे है, दूसरा कैमरा यहाँ बेड के पास, तीसरे वाले का एंगल ये है और चौथे वाले कैमरे का एंगल ये। इन सभी कैमरों का एक्सेस केवल इस डेस्कटॉप में ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी है। दरअसल वो चाइल्ड पॉन्स देख देख के ना मेरी बुद्धि फिर गई थी। बच्चों के साथ सब कुछ मैं वैसे ही किया करता था और उनका वीडियो बनाकर देखने में मुझे मजा आता था सब। और तेरी बीवी तेरे लिए उन बच्चों को घर लेकर आती थी, हाँ?
था मैं अपने पति को औलाद तो ना दे सकी, फिर उन्होंने भी मेरे करीब आना बंद कर दिया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं मोहल्ले के बच्चियों को बहला फुसला कर घर ले आती थी। स्नेहा अपने नानी के घर रहने आती थी, उसी भी मैं ले जाया करती थी। वाह बेटा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो गेम शुरू करें। ओके। ले जा। निमिता की माँ हमारे यहाँ काम किया करती थी, उसके साथ निमिता का भी आना जाना रहता था। 2 साल पहले मैंने निमिता के साथ भी वही किया जो स्नेहा के साथ किया था, लेकिन सब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन वीडियो का एक्सेस हरीश के पास था। एक्चुअली साहब, कैमरा इंस्टॉलेशन के वक्त उसने जो टेम्पररी पासवर्ड दिया था वो मैंने बदला ही नहीं, और वो मेरे वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा। और स्नेहा जब गायब हुई वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सेठ, मुझे मालूम है आप बच्चों के साथ क्या क्या करते हो। सोचो अगर पुलिस को पता चल जाए तो मुझे धमकी दे रहा है? नहीं सेठ, धमकी नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। और मैं उसके धमकी में नहीं आया तो उसने मेरा और निमिता का वो वीडियो अपलोड कर दिया सर। हेलो सेठ, उस मैसेज के लिंक पर जाके देख लो, आपका और दूसरी एक और लड़की का वीडियो है साइट पर। इस बार तो आपका केवल चेहरा ब्लर किया है, लेकिन इस बार आपने पैसे नहीं दिए तो अगली बार आपका और स्नेहा का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपका चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगा। सर, इधर वो ब्लैकमेल कर रहा था, उधर निमिता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तुम इतने वक्त से मेरा रेप करते रहे, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बताया, और तुमने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। कौन सा वीडियो निमिता, कौन सा? मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, मैंने कुछ नहीं डाला इंटरनेट पे। कुछ नहीं किया? सही, यकीन करो नमिता, सुनो मेरी बात। सब मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ये सब हरीश की वजह से हुआ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, दोबारा पैसे मांगे, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लाइए पैसे। लेकिन साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने स्नेहा को नहीं मारा साहब, स्नेहा को नहीं मारा मैंने। मुकेश ने अपने सभी गुनाह कबूल किए। मुकेश ने यह भी माना कि उसने अपनी बीवी पम्मी के साथ मिलकर स्नेहा और निमिता समेत उन सभी बच्चों को अपने गुनाह का शिकार बनाया था, लेकिन स्नेहा का मर्डर उसने नहीं किया था। स्नेहा मर्डर केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। फिर हमने इस केस को रिविजिट करना शुरू किया। स्नेहा घर से बाहर जहां जहां जाती थी, हम उसका हर ट्रायल फॉलो कर रहे थे, और तभी इस केस में एक नया मोड़ आया। सर, स्नेहा यहाँ से लेटर्स पोस्ट करती थी। मैंने पोस्ट ऑफिस में बात की तो पता चला कि स्नेहा लेटर्स पर सिर्फ अपनी नानी का नाम लिखती थी और एड्रेस के नाम पर सिर्फ शिवनगर, जिसकी वजह से कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस से डिलीवर नहीं हुआ। सर, ये वो लेटर्स हैं जो स्नेहा ने अपनी नानी को लिखे थे। डियर नानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं मानता हूँ सर, मेरा और पूजा का रिलेशन था सर, और स्नेहा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था सर। पूजा बुआ चले क्या? सर, हमने स्नेहा को समझा दिया था कि वो ये बात किसी से ना कहे, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने स्नेहा को नहीं मारा सर। हिमांशु जीजू ने नहीं मरवाया था स्नेहा को, बल्कि मैंने मरवाया था। सर, मैं रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई थी। वो धमकी देती थी सर मुझे। दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूं तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। इसलिए मैंने एक दिन मोहित को बोला, और वो मेरे प्यार में इतना पागल था, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जब स्नेहा घर से बाहर जा रही थी तो मैं नंदा क्या जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। हेलो मोहित, यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है? मैं नानी क्या जा रही हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ चलते हैं, चला जा, आजा। सर, मोहित उसे अपने दोस्त के घर ले गया, वहाँ बंद करके सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ज्योति दीदी कंप्लेन लिखवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी सर। इसलिए मोहित ने अगले दिन
और तुम्हें और मोहित को ये सब करने के लिए हिमांशु ने नहीं सर, हिमांशु जीजू को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिंदगी में अपराध दाखिल होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और उसके दुष्परिणाम बहुत ही डरावने होते हैं। निमिता से जब उसकी मासूमियत छीन ली गई तो उसकी मनोदशा ने उसे ड्रग्स पैडलिंग के जाल में फंसा दिया और उसकी हत्या एक दुखद अंत बन गई। यही स्नेहा के साथ भी हुआ और बाकी की उन बच्चों के साथ भी जिन्हें मुकेश और पम्मी अपना शिकार बना रहे थे। वहीं पूजा ने मोहित की मदद से जो किया उसका जिम्मेदार हिमांशु भी था, क्योंकि हिमांशु ने भी मुकेश की तरह पूजा से उसकी मासूमियत छीनी थी और वो गलत रास्ते पर चली गई। स्नेहा और निमिता सहित उन सभी बच्चों का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था, पर क्या उनके परिवार वालों को इस अपराध की दस्तक नहीं मिली होगी? अगर उन्होंने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया होता तो मुकेश और पम्मी बहुत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते और उनका ये अपराध इतना घातक रूप कभी नहीं लेता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।